मकसद केवल एक है कि वो किस तरह से आपकी जेब ढीली करवा सके, यानी एक कॉल आपको कंगाल कर सकता है। इसलिए जानिए कि इन फ्रॉड कॉल के जाल से आप कैसे बच सकते हैं, कौन सी वो सावधानियां हैं जिनको आपको ख्याल रखना है, और अगर फंस जाए, क्योंकि किसी से भी गलती हो सकती है, तब क्या करें। आप इनकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस अथॉरिटी के पास जाएं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या तनवर जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ठगी वाले फ्रॉड कॉल्स आते हैं, जो आपसे साइबर फ्रॉड करना चाहते हैं, ये अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। कभी बीमा के नाम पर कॉल्स जो हम देखेंगे अपने इर्द गिर्द बहुत हो रहे हैं, कभी आपके बैंक के डिटेल्स से जुड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, कभी सेक्सटॉर्शन से जुड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप क्या सलाह देती हैं लोगों को इनसे बचने के लिए? आपकी नंबर 1 टिप क्या रहती है दिव्या जी? देखिए, जब भी आपके पास कोई अननोन कॉल आता है तो आप उसको रिसीव नहीं करिए। आपको अगर आपका फोन कॉल है तो आपको पता होगा किस किस तरीके के लोगों से आप मिलेंगे, किस किस तरीके से लोगों से बात करेंगे। तो आपको अपने आसपास के लोगों का पता है। अगर आपके बैंक से भी कॉल आ रहा है तो बैंक कभी कॉल नहीं करता, कभी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको कॉल नहीं करती। तो मैक्सिमम टाइम जब होता है, जिसे कहते हैं फिशिंग, तो वो सिर्फ पैसे के रिलेटेड होता है। पैसे से रिलेटेड हो गया, या आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि लोग प्यार के नए नए तरीके बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पे आप इंटरटेन ना कीजिए। आप कोशिश करिए कि जो कॉल आपको नहीं पता उनके ऊपर आप बात ना करिए, या डू नॉट रजिस्ट्री पे कॉल कर लीजिए, उनको वहां पर ब्लॉक करा दीजिए, या अपने सब्सक्राइबर से कह के उनको ब्लॉक लिस्ट में डलवा दीजिए। और सबसे पहला सबसे सिंपल उपाय यही है। ठीक है, तो जो अनजान नंबर है उनके कॉल्स नहीं उठाइए। आप उन्हें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप कौन है, क्या बात करना चाहते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। इन दिनों दिव्या जी अश्लील तस्वीरों के और वीडियोस बनाकर, जैसे आप लोगों की टेक्निकल भाषा में कहते हैं सेक्सटॉर्शन, इसके नाम पर ब्लैकमेलिंग खूब हो रही है। अब इसमें होता क्या है कि कोई कॉल करता है, तस्वीर वो बना लेते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस शख्स के साथ ये होता है उसे थोड़ी सी अपनी इज्जत को लेकर के भी चिंता हो जाती है कि अरे मेरी तस्वीर कहाँ डाल देंगे। इनकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, इन्हें कैसे टैकल किया जाए? देखिए, बहुत बार होता है कि सोशल मीडिया पे हम अपने फोटोग्राफ डाल देते हैं, हमको पता भी नहीं होता हमारे फोटोग्राफ के साथ क्या हो रहा है, कौन से वीडियो हो रहे हैं और कहाँ पे वो सर्कुलेट हो रहा है। तो मैक्सिमम दो चीजें आप उनके साथ कर सकते हैं। एक तो अपनी अथॉरिटी जितनी भी है ना, अपनी सेटिंग में जाइए और इसके अंदर लिखिए कि आपको नहीं शेयर करने वाले जो ऑप्शन है वो ओपन कर दीजिए। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है तो अपने पास के थाने पे आप रिपोर्ट जरूर लिखवाइए, शर्माइए नहीं। आपकी हर एक जगह पे ना साइबर सिक्योरिटी सेल है, उनसे बात करिए कि मेरे साथ ये हुआ है। पर प्रॉब्लम पता है हमारे साथ क्या आती है कि हम कभी भी किसी भी अननोन इंसान से जब चैट करते हैं तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो जब भी साइबर फॉरेंसिक के लोग होते हैं या जो भी आपको पास जैसे आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो पूछते हैं आपसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। और मैक्सिमम टाइम तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अननोन लोगों को अपने इंटीमेट फोटो ना भेजिए। ऐसी कोई भी चैट, ऐसी कोई भी टेक्स्ट ना करिए कि आपको आगे वाले भविष्य में सोचना पड़े। दिव्या जी, जो ये सेक्सटॉर्शन के मामले, इसमें कुछ केसेस जो हम अभी सुन रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि आपको एक वीडियो कॉल आता है एक अननोन नंबर से, आप उसे उठाते हैं और सामने कोई नग्न अवस्था में खड़ा है और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कहा जाता है जी हमारे पास वो वीडियो है जिसमें आप देख रहे थे, अब इसको हम वायरल कर देंगे। इस स्थिति में भी क्या पुलिस के पास ही जाना चाहिए? ये बिल्कुल जाना चाहिए, अपने घर के लोगों से भी बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम टाइम वो आपकी जो है ना आपकी कमियों का फायदा उठाते हैं। तो अगर आपको कभी कंप्यूटर गैजेट यूज कर रहे हैं या अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसका कैमरा हमेशा ऑफ रखिए, ऑफ कंडीशन में रखिए। और अपने बारे में जो भी कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, इवन आपके बच्चों के साथ भी हो रहा है, अपने बच्चों के साथ इस तरीके के कम्युनिकेशन रखिए कि वो आपसे बात कर सके। क्योंकि बताना बहुत जरूरी है कि आपके साथ ये घटित हो रहा है, और आप जब भी कंप्लेंट लिखवाएंगे वहां पे आपको एक एक चीज का ब्यौरा देना होगा। राइट, तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और बातचीत की शुरुआत में ही डॉक्टर दिव्या ने कहा अनजान नंबर से कॉल नहीं उठाइए, तो अनजान नंबर से वीडियो कॉल तो कतई नहीं उठाइए। कॉल तो वॉइस कॉल तो छोड़िए, वीडियो कॉल है तो और भी नहीं उठाना चाहिए।
फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत होता है, फ़ोन करके कह दिया जाता है जी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से ये एक्शन आप ले लीजिए, आप यहाँ कीजिए, और फिर आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, आपके कार्ड डिटेल्स या सीवीवी या ओटीपी मान लिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड होती है, इनकी शिकायत कहाँ की जाए? आपने बताया कि सेक्सटॉर्शन जैसे मामले में आप पुलिस के पास जाएंगे, साइबर सेल के पास जाएंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में कहाँ शिकायत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? देखिए, साइबर सेल में एक अपना प्रोविजन है कि आप वहां पे लिखवा सकते हैं, पर इसके अलावा सबसे पहले इमिडिएटली क्या करिए, अपने पास की जो ब्रांच है वहां पर जाइए और उस ब्रांच पे जाके आप उनको बताइए कि मेरे साथ ये हुआ है, और अपने जो अकाउंट को ब्लॉक कराइए। उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम लिमिट है, उसको सेट कराइए कि मैक्सिमम लिमिट, अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी रहा है ऑनलाइन के अंदर, आप 5,000, 2,000 या 3,000 रुपए जो भी मिनिमम कॉस्ट होती है उसको रखवाइए। और केवाईसी कभी भी शेयर मत कीजिए। देखिए, आपकी फोन नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट आपस में रिलेटेड है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, आपका कभी भी जो बैंक से कॉल आएगा वो आपका ओटीपी नहीं पूछेगा, वो आपका सीवीवी नहीं पूछेगा। अगर आपसे कोई ऐसी बातें पूछ रहा है या आपसे कोशिश कर रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर उसको बताइए, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग इसी चीज, जैसे आपने अभी नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखी होगी जामतारा, बहुत जगह पे ऐसे कॉल सेंटर है जो पढ़े लिखे भी नहीं है। तो वो जो लोग, इसके लिए जरूरत नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, बस छोटी सी सावधानियां बरतनी है। और आपको अपनी घर की औरतों को और उन लोगों को जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनको बताइए कि आप कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनली इंफॉर्मेशन और मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। तो दिव्या ने यहाँ पे जिक्र किया जाम तारा का, मुझे लगता है ये काफी एजुकेटिव है, ये यहाँ पे आपको पता चलता है कि किस तरह से फ्रॉड होता है और आप बहुत सिंपल स्टेप्स अपनाकर अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा दिव्या जी, अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक करने के लिए सब मना करते हैं, क्यों ये खतरनाक है, क्यों नहीं इस लिंक पर क्लिक करना चाहिए? क्या हो सकता है? इन दिनों बिजली का बिल जो है वो भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका बकाया है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम सुनते हैं फ्रॉड हो गया, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो लिंक पर क्लिक क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होता है इससे? देखिए, अननोन लिंक पे तो कभी क्लिक नहीं करना, चाहे कितना भी प्रोवोकेटिंग हो, आपको कितने भी लाख करोड़ की लॉटरी मिल गई हो, कोई भी फोटोग्राफ आपके पास आ रहा हो, किसी भी तरीके के लिंक को आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। और दूसरी चीज होती है कि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। आप ये बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी पूरे ग्लोबली जा रही है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपके पास, अगर आप उसको जानते नहीं तो आप उस लिंक पे क्यों क्लिक कर रहे हैं। तो ये जो छोटी सी, जैसे कहते हैं ना कि कॉमन सेंस की बात है, जो आप जिस चीज को जानते नहीं, जैसे घर से बाहर निकलते भी अगर हम रोड को आसपास नहीं देख रहे हैं तो हम पार नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने लिए। और मुझे हमेशा ये होता है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको बताना बहुत जरूरी है कि अननोन क्लिक, अननोन साइट, अननोन इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर मत करिए। क्योंकि ओटीपी 1 मिनट के अंदर आप बता देते हैं, पर उसका जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बैंक से आपके पैसे ऐसे चले जाएंगे कि आपको उसको ट्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब लिंक करते हैं, किसी अननोन नंबर से आए लिंक पर हम क्लिक करते हैं, तब क्या होता क्या है? क्या हमारा सिस्टम हैक हो सकता है, रिमोट एक्सेस ऐप जुड़ जाते हैं, क्या होता क्या है, इसमें खतरा क्या है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ, जैसे वन टाइम पासवर्ड है। आप अगर लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो आपकी फोन की सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है। आजकल ऐसी ऐसी ऐप है कि आप अगर एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें, आपकी इंटरनल स्टोरेज पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी, जिसमें ऑफकोर्स आपका बैंक अकाउंट होगा, आप कितने अकाउंट से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो आपके उसके ऊपर आपकी सारी अकाउंट की डिटेल होती है। तो आप कभी भी ऐसी चीजों पे कोशिश करिए जहाँ पे मनी से रिलेटेड चीजें हो, कि जहाँ पे आपने ट्रांसफर किया, जहाँ पे लिंक पे क्लिक किया, वहीं पे आपकी इंफॉर्मेशन पास होगी दूसरे व्यक्ति के पास। तो इस तरह के फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या किए जाने की यहाँ पर ज़रूरत है? क्योंकि हम आए दिन जो है न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। कभी कोई फ़ोन पर सुनते हैं, कभी इंस्टाग्राम के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है, कभी व्हाट्सएप के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है। क्या किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, हम ना कोरोना के टाइम से ना बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आ गई जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी था उसके लिए आने से पहले, पर कैशलेस इकोनॉमी आ गई। बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर करना शुरू कर गए, सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर गए। मनी, अब आपको लगता है कि बैंक ना जाकर हम लोग अपने जैसे
आपका पेमेंट हो गया, पेमेंट हम गेटवे से जनरेट कर लेते हैं, पर ये जो सारी की सारी चीजें आप देखिए कितनी डेंजरस हैं। आप एक क्लिक के साथ उस सर्वर के अंदर जा रहे हैं जो आपको अननोन है, और जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो हमारे से ज्यादा उन चीजों में दक्ष हैं। आप समझिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये सारी की सारी कामों पे वॉच कर रहे हैं कि किसकी ग्रिड कहाँ पर है। तो आपके पास जो ओटीपी या जो भी कोई लिंक आता है या जो भी कुछ आपके पास स्पैम मेल्स आती हैं, आप कोशिश करिए कि उनको एंटरटेन ना करें। सबसे बड़ा जिसे मैं कहती हूँ ना कि सबसे बड़ी प्रिकॉशन तो यही है कि हम उन चीजों पे ना क्लिक करें, क्योंकि अभी आप सोचिए कि इंटरनेट पे जो भी क्राइम होते हैं वो इनविजिबल वे पे होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती, और जब तक हम ट्रेस करते हैं वो लोग भाग चुके होते हैं या उनकी जगह पे हम नहीं पहुंच सकते। तो वो जो होता है ना कि साइबर क्राइम सेल अभी आजकल काम कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन तक ट्रेस करने से पहले टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट होती है। वो जितनी फास्ट मेरे लिए है उतनी फास्ट उन लोगों के लिए है कि जब तक आप ट्रेस करेंगे वो लोग भाग चुके होंगे। तो इसलिए अगर 1 मिनट के अंदर कोई चीज वायरल होती है तो 1 मिनट की चीज वो वैनिश भी हो सकती है। राइट, तो ये बहुत ही फास्ट मूविंग पूरा जो इंटरनेट का स्पेस है, और बहुत जल्दी जो है फ्रॉड होता है, बहुत जल्दी फ्रॉडस्टर्स भाग जाते हैं। अब दिव्या जी, इसको पूरा सम अप करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइबर फ्रॉड हो, फ़ोन कॉल के ज़रिए फ्रॉड हो, इसकी कंप्लेंट में सबसे पहले आप क्या करने की सलाह देती हैं? सेकेंड स्टेप क्या उठाएं, फर्स्ट स्टेप क्या उठाएं, थर्ड क्या स्टेप्स उठाएं? देखिए, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले अपना कार्ड ब्लॉक कराइए। ओके। अपने पास की जो नियर ब्रांच है उस पर जाइए और ये बताइए कि मेरे साथ ये हुआ है। आप कोशिश करिए कि जितनी, अगर एक ट्रांजैक्शन हो गया कि एक ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन ना हो, एक वो तो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। ओटीपी पे आप कभी क्लिक मत करिए, कभी भी सीवीवी किसी के साथ शेयर मत करिए। अगर कोई ये कहता है कि आपको फ्री जो एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, पर फ्री की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको कोई फ्री चीजें दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व है, और मनी फ्रॉड मैक्सिमम टाइम होते हैं। सेकेंड चीज होती है कि अगर आपके पास कुछ सेक्सुअल कंटेंट वो आ गया, टेक्स्ट आ गया, तो आप कोशिश करिए कि आप उनको एंटरटेन ना करें। अपने घर वालों से बात करिए कि कोई मुझे साइबर बुली कर रहा है, साइबर एक्सटॉर्ट कर रहा है, या ऐसी कोई भी चीज साइबर स्टॉकिंग कर रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो अपने घर वालों से बात करिए, स्पेशली अपने बच्चों को बताइए कि जैसे बच्चे आजकल पबजी वगैरह खेलते रहते हैं, तो ये चीजें कि आपका अकाउंट उससे लिंक ना हो, बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को बताइए कि कुछ चीजें स्ट्रेंजर के साथ कभी भी ना शेयर करें। तो शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो अपने बच्चों को सिखाना कि वो जरूरी नहीं है कि आप जब इंटरनेट वर्ल्ड पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने पर्सनल अकाउंट की डिटेल किसी के साथ ना शेयर करें। ठीक है, तो फिर ध्यान ये रखना है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो बैंक को सबसे पहले अप्रोच करें, और अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो रही है तो पुलिस को आप अप्रोच करें। और साथ ही में सरकार की भी कंज्यूमर हेल्पलाइन है, 2 नंबर्स हैं, 1930-155-260, इनमें भी आपको कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। दिव्या जी, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के आए हैं, जो परेशान हैं, जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, वो आपके सामने रखती हूँ। उल्लास पारकर का पहला सवाल लेते हैं। इनके बुजुर्ग पड़ोसी ने एक नामी ऑनलाइन वेबसाइट से व्हील चेयर ऑर्डर किया था। व्हील चेयर की डिलीवरी के बाद उसे असेंबल करने के लिए जब कोई नहीं पहुंचा, तो जो अंकल थे उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पेज पर इसकी शिकायत की। तुरंत इनके पास कॉल बैक आया, कहा गया कि पेमेंट थ्रू नहीं हुआ है। फिर चेक करने के लिए कार्ड डिटेल्स ली और चंद मिनट में अकाउंट से 3 विड्रॉल हो गए। इनका बैंक खाता खाली हो गया है। क्या करना होगा? ऑनलाइन वेबसाइट पर कंप्लेन करें या बैंक पर ही सिर्फ कंप्लेन करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो अपना जो ब्लॉक कराइए कार्ड। ये तो मैं पहली इंफॉर्मेशन ये पहले ही बोलूंगी कि सबको पता होना चाहिए कि अपना जो कार्ड है उसको ब्लॉक कराइए। नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, उनसे बोलिए कि ना मेरे साथ ये हो रहा है। और कभी भी जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं जो अननोन है, उनके साथ लिंक शेयर ना करिए। एक यही हमारे पास एक कंडीशन आ सकती है कि लिंक शेयर ना करिए, और जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो आप पुलिस की सहायता जरूर लीजिए। अपने साइबर क्राइम सेल में हर एक जो कहते हैं ना कि हर एक स्टेट का एक अपना साइबर सेल है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या इसके बाद नहीं करना चाहिए। और अपनी चीजों का ट्रैक रखिए, पहली ट्रांजैक्शन जब हुई थी, दूसरी ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या बोला गया था,
तो उन चीजों को डिलीट ना करिए, उन चीजों का ट्रैक रखिए, क्योंकि बिल्कुल। आगे आपको पुलिस कंप्लेंट के अंदर वो सहायता देगी। यानी रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि कब ये क्या क्या हुआ, इसका एक रिकॉर्ड हम सबके पास होना चाहिए। अमृता पाठक का अगला सवाल लेते हैं। अमृता पूछ रहे हैं, ऐप डाउनलोड करते समय ढेर सारे फ़ोन से जुड़े परमिशन मांगे क्यों जाते हैं, और इसमें यस पर क्लिक करने के पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? परमिशन नहीं देने पर ये ऐप्स कई बार ठीक से नहीं चलते हैं। तो सवाल के 3 हिस्से हैं, क्यों मांगे जाते हैं, क्या परमिशन देना चाहिए, नहीं देंगे तो ऐप ठीक से नहीं चलेगा। आप क्या सलाह देंगी इनको? देखिए, हम लोगों को ना शायद बहुत जल्दी होती है, हम कभी भी ना उस इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़ते नहीं है। अगर आपको कोई बैंक से रिलेटेड है तो वो आपका फोटोग्राफ क्यों मांगेगा? तो अपना कैमरा हमेशा डिक्लाइन करिए। डिक्लाइन करने का भी प्रोविजन होता है। बहुत सारी चीजों में यस यस करते चले जाते हैं, हमारे पास टाइम की शायद बहुत कमी है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा यस कर। पर काफी सारी जो एप्लीकेशन होती है उसमें कैमरे की जरूरत नहीं है, उसकी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अपनी एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ टाइम जो फ्री एप्लीकेशन होगी उसमें ये मांगा जाएगा, पर फ्री एप्लीकेशन आप कोशिश करिए ना डाउनलोड करिए। थोड़ी राइट। सी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट देना होता है, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपसे नहीं मांगेगा, तो दे दीजिए। तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड से बहुत ज्यादा होगा आगे। ठीक है, लेकिन अगर परमिशन नहीं देते तो ऐप्स नहीं भी चलते हैं कई बार, तो क्या उन ऐप से हमें दूर ही रहना चाहिए जो हमसे बहुत ज़्यादा ओवर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? उन उन वाली ऐप से आप थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ऐसी कौन बहुत सारी चीजें होती है कि अगर मेरे से पढ़ाई से रिलेटेड है तो मेरा कैमरा क्यों मांगेगा? तो ऐसी एप्लीकेशन पे डाउनलोड ना करिए। बहुत सारी एप्लीकेशन एक ही तरह की आती है, कोशिश करिए कि जिनमें मिनिमम टाइप ऑफ जैसे कहते हैं ना परमिशन अलाउड हो, वही वाली ऐप डाउनलोड करिए। कोशिश करिए कि ना करें ऐसी चीजों को, अननेसेसरी परमिशन ना दीजिए। बिल्कुल नहीं, तो आप कहीं ना कहीं अपने फ़ोन में रखे सारे डेटा को एक्सपोज कर रहे होंगे, उन्हें बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है और आपके लिए परेशानी आगे बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्याज, आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए और बहुत कुछ समझाया हमें, इसके लिए शुक्रिया आपका।